लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, और उसमें हमने मतलब जहाँ पे एंड किया था वो बता रहा हूँ। और हमने उसमें देखा था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट का आपस में इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाना चाहोगे ना, तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आप होल्डिंग कॉस्ट कम करोगे तो दूसरी साइड से ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने के लिए आपको ज्यादा माल मंगवाना पड़ेगा। अब ज्यादा माल मंगवाओगे तो आपको होल्ड करने के लिए फिर ज्यादा जगह चाहिए। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने बचा ली कि ज्यादा माल एक साथ मंगवा लिया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई। लेकिन दूसरी साइड से होल्ड करने के लिए जगह नहीं है, और अगर आपने कम माल मंगवाया, होल्डिंग कॉस्ट यानी होल्ड करने के लिए तो आपको कम जगह चाहिए, लेकिन मंगवाने में भी आपको बार बार मंगवाना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो हमने ये देखा था कि ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं। अब बिजनेस के लिए बड़ा मसला बन गया। बिजनेस के लिए ये बड़ा मसला बन गया कि ये जो कोस्ट हैं, ये जो आपस में कोस्ट हैं, ये तो आपस में इंटरेक्ट कर, आपस में एक इनका कॉन्फ्लिक्ट आ गया। और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो ये रहा है कि बिजनेस को समझ नहीं आ रही कि यार कौन सा खर्चा बचाएं। एक खर्चा बचाते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है, दूसरा बढ़ाते हैं तो पहला बढ़ जाता है। तो कैसे इस चीज को मैनेज किया जाए? तो इस पॉइंट में को मैनेज करने के लिए फिर जब बहुत से रिसर्च के बाद पता चला कि आप लोग एक तरीके से इस कोस्ट को, दोनों कोस्ट को कम कर सकते हो। यानी दोनों कोस्ट अपने मिनिमम लेवल, तो दोनों कोस्ट को मिनिमम लेवल पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही ऐसी सूरत है जिसमें ये दोनों कोस्ट अपने मिनिमम लेवल पे हो सकती हैं। और वो मिनिमम लेवल क्या है? वो ये है कि अगर आप अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इसको इक्वल कर दो। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इसको इक्वल कर दो। अब देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को इक्वल करने का मतलब ये है कि आपने दोनों को तो सेम लेवल पे लिया है। अब ये अपने मिनिमम लेवल पे, दोनों कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पे कैसे हैं? वो ऐसे हैं, देखो। अगर आप फॉर एग्जांपल इस लेवल से, यानी ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल है आपके बिजनेस की, वहां पे आपकी मिनिमम लेवल इस तरह है कि अगर आप यहां से ऑर्डरिंग कॉस्ट, इस लेवल से ऑर्डरिंग कॉस्ट मजीद कम करोगे ना, तो होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। और अगर ऑर्डरिंग ज्यादा करोगे तो होल्डिंग कम हो जाएगी। यानी वो मसला क्रिएट होगा अगर ये लेवल से आप ऊपर या नीचे जाओगे, यानी इस लेवल से ज्यादा यूनिट्स बेचोगे जिसमें आपकी में भी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो रही है लेकिन होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाए। तो ये वाहिद वो लेवल है कि अगर आपकी बिजनेस की ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी बिजनेस की होल्डिंग कॉस्ट के इक्वल हो जाए, तो ये मिनिमम मिनिमम लेवल है दोनों का। इससे बेहतर कंडीशन किसी सूरत में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इससे अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 है और इस साइड पे भी 1000 है, ये वो लेवल है फॉर एग्जाम्पल। अब आप किसी तरह अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को ले आते हो 1000 से 900 पे, तो हो सकता है आपकी ये 1000 से 1300 पे चला जाए। पॉसिबल है। या अगर यहाँ पे आप इसको क्या कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट को कम करने के लिए इसको 900 पे ले आओ, तो हो सकता है ये यहाँ से फटाफट 1500 पे चला जाए। कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है। लेकिन वो फिर हर सूरत में क्या होगा कि इन्वर्सली रिलेटेड है ना, तो एक कॉस्ट कम करोगे दूसरी ज्यादा हो जाएगी। इस मसले के लिए फिर ये एंड पे ये यही मतलब रिसर्च के जो रिजल्ट निकला वो यही था कि आप अगर अपने बिजनेस की ऑर्डरिंग कॉस्ट और अपने बिजनेस की होल्डिंग कॉस्ट इक्वल कर दो, तो आप अपने मिनिमम लेवल पे हो। इस लेवल पे आप सबसे ज्यादा कॉस्ट सेव कर रहे हो, मटेरियल कॉस्ट सेव कर रहे हो। मटेरियल कॉस्ट सेव करने का मतलब, क्योंकि ये कॉस्ट सारी मटेरियल, पहले लेक्चर में हमने देखा था कि ये सारी कॉस्ट मटेरियल से ही रिलेटेड है। तो आप अपने मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम लेवल पे लेके आ रहे हो। इससे ज्यादा मिनिमम लेवल नहीं आ सकता, क्योंकि इससे ज्यादा मिनिमम लेवल एक साइड से आप नीचे जाओगे तो दूसरी साइड से ऊपर चले जाओगे, तो वो मिनिमम लेवल तो ना हुआ। तो ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे तुम लोग अपने कॉस्ट के मिनिमम लेवल पे हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो कंडीशन है ये कब मीट होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन कैसे मीट होगी? मतलब दूसरी जुबान में अगर मैं ये आपसे पूछूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल आ जाए? मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऑर्डरिंग और होल्डिंग सेम होने से मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया कि ये मिनिमम लेवल है। लेकिन ये ऑर्डरिंग और होल्डिंग सेम होगी कब? कब होगी मतलब कितने यूनिट्स हम ऑर्डर करें तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी होल्डिंग कॉस्ट सेम हो जाए?
कितने यूनिट हम ऑर्डर करें, एक्चुअल सवाल ये है कि कितने यूनिट हम ऑर्डर करें कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट खुद बहुत इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है ईओ क्यू का। ईओ क्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप इसका नाम ही देखो ना, अगर आप इसका नाम ही देख लो, तो इसका नाम क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक है, सबसे ज्यादा आपके पैसे बचाने वाली है। एक्चुअली ईओ क्यू जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको बताती है, द पॉइंट या द ऑर्डर क्वांटिटी, वो ऑर्डर क्वांटिटी जो आपको मंगवानी है जिस ऑर्डर क्वांटिटी पे आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होगी। यानी आपको ये नहीं सोचना अच्छा यार हम 1300 यूनिट्स मंगवाते हैं तो पता नहीं कितनी ऑर्डरिंग होती है कितनी होल्डिंग, अगर हम थोड़ा बढ़ाते हैं फिर होल्डिंग पे क्या असर जा रहा है, वो इस मतलब क्या कहते हैं, बहुत टाइम लगा दोगे इस चीज को समझने में, इस पॉइंट को ढूंढने में कि किस पॉइंट पे ऑर्डरिंग और होल्डिंग आपकी सेम हो रही है। क्योंकि आप ज्यादा माल मंगवाओगे तो आप ज्यादा माल मंगवाने के चक्कर में ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा माल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है लेकिन होल्डिंग बढ़ जाएगी, तो आप फंसे रहोगे इस चीज में कि यार कैसे इस चीज को मैनेज किया जाए। तो ईओक्यू ने कहा यार मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे इस कितनी क्वांटिटी मंगवानी है। तो ये ऑर्डर क्वांटिटी ही है, ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक मतलब फायदेमंद है, किस लिहाज से कि ये आपको बता दिया कि किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट खुद ब खुद इक्वल आ जाएगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ईओक्यू आपको बोल रहा है कि 1200 यूनिट्स मंगवाओ, ईओक्यू आपको बोल रहा है कि 1200 यूनिट्स मंगवाओ, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1500 यूनिट्स मंगवाओ, तो आप कितने यूनिट्स मंगवाओगे बताओ जरा, कितने यूनिट्स मंगवाओगे आप? चैट पे बताओ, चैट पे, चैट की ऑप्शन होगी। कितने यूनिट्स मंगवाओगे, 1200 मंगवाओगे 1500? अगर ईओ क्यू बोल रहा है 1200 यूनिट्स और मैं बोल रहा हूँ 1500 मंगवाओ, तो कितने यूनिट्स आप ऑर्डर करोगे, कितने यूनिट्स आप ऑर्डर करोगे? 1200 ऑर्डर करोगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ने बताया मैं तुम्हें बेहतरीन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहती है कि मैं तुम्हें बेहतरीन लेवल बताऊंगी जिस पे आपकी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पे है, और इसलिए से टोटल मटेरियल कॉस्ट भी कम से कम रहेगी। अच्छा भाई, ईओ क्यू साहब बता दो फिर किस तरह, कैसे कैलकुलेट करें। तो ईओ क्यू यहाँ कहता है कि मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये फॉर्मूला है। अगर रिक्वायरमेंट 1500 की, नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट अगर 1500 की है, रिक्वायरमेंट अगर 1500 की है तो रिक्वायरमेंट ये जो आपका ईओ क्यू है ना, ये आपको रिक्वायरमेंट पूछ के ही बताता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बताता है। ये देखो ईओ क्यू के फॉर्मूला में आ रहा है ना, ये सवाल इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा एक अच्छा सवाल था कि अगर रिक्वायरमेंट ही 1500 की है फिर क्या करोगे, अगर रिक्वायरमेंट 1500 की। तो ये देखो ईओक्यू के सवाल के अंदर एनुअल डिमांड हम बताते हैं कि हमारी डिमांड इतनी है, तो हम रिक्वायरमेंट अपनी पहले उसको बताते हैं, वो उस रिक्वायरमेंट को देके हमारा आंसर बताता है। हाँ, अगर हम रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे तो वो कैसे आंसर निकालेगा? तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट मटेरियल कितना आना है वो ये बताता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। अब सिंपल आपको पेपर में ना, वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल सिंपल डाटा देगा, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब एज्यूम करो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1000, एनुअल डिमांड है 500 यूनिट्स, होल्डिंग कॉस्ट है 10 पर यूनिट। अब एज्यूम करो आपके पास डाटा है, सिंपल, ये तो सिंपल, मैंने इसके अंदर कोई टेक्निक नहीं डाली, सिंपल आपको बताया। तो ईओ क्यू जरा निकालो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। ईओ क्यू निकालो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की
₹1000 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और एनुअल डिमांड है 500 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट को आप 100 कर दो, बल्कि डिवाइड बाय 100 पर यूनिट। बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, कैलकुलेट करो सब। सब कैलकुलेट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। सबने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ऐसा है कि आपने आपका आंसर क्या आया, 100 आंसर आ रहा है। अच्छा, 100 आंसर आया, 100 उसने आपको बता, ईओ क्यू आपका आया 100। ईओ क्यू 100 आने का मतलब पता है क्या है? ईओ क्यू 100 आने का मतलब ये है कि आप इस वक्त जो क्वांटिटी मंगवाओ वो 100 मंगवाओ। 100 यूनिट्स अगर आप मंगवाते हो तो ये वो पॉइंट है कि जिस पे आपकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक है, और इस पॉइंट पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट खुद बहुत इक्वल आ चुकी होगी। इससे ज्यादा बेहतर पॉइंट कोई नहीं है। अगर आप 100 से ज्यादा मंगवाते हो तो ज्यादा माल मंगवाने पे आपकी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब ज्यादा माल आता है तो आपको होल्डिंग के लिए जगह चाहिए। और अगर आप कम माल मंगवाते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट है। मुझे बताओ ईओ क्यू क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को ईओ क्यू क्लियर है? एक मतलब बता दो अगर क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जरा एक मतलब बता दो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। The company uses the component at the rate of 500 units per month। जो आप खरीदते हो, परचेज कॉस्ट उसकी है 1.5, 1.2 पर यूनिट। और ईच टाइम $20 is incurred for ordering, incurred to place order। होल्डिंग कॉस्ट है 20% ऑफ परचेज प्राइस। कैलकुलेट करना है ईओ क्यू। ईओ क्यू कैलकुलेट करना सवाल मैंने आपको दिया। एक कंपनी है वो कंपोनेंट यूज कर रही है 500 यूनिट्स पर मंथ उसकी, क्या कहते हैं, मतलब इतनी 500 यूनिट पर मंथ उसकी डिमांड है, ठीक है। परचेज कॉस्ट है 1.2। ईच टाइम $20 इज इंकर्ड, हर बार $20 लगते हैं उसको ऑर्डर ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और होल्डिंग कॉस्ट 20% ऑफ परचेज प्राइस है। ईओ क्यू आपने कैलकुलेट करना है। ईओ क्यू आपने कैलकुलेट करना है। सबने ईओ क्यू कैलकुलेट करना है, सबने। हाँ हाँ ठीक है। एक का आंसर 70.7 बना है, बाकी सब बताओ। मैं कैलकुलेट सब बताते हुए फिर कैलकुलेट करवाता हूँ। दोबारा एक मिनट कर लेना, वैसे ये आंसर मुझे ठीक लग नहीं रहा, दोबारा देख लेना एक दफा सवाल।
हाँ भाई, अली और हमजा, आंसर नहीं निकाला आप लोगों ने अभी तक। 316 आ रहा है। अच्छा यार, मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ये देखो, मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ। 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब वो सबसे पहले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें चाहिए। वो तो सिंपल, हमारे पास एक आ जाएगा, क्या कहते हैं, 20। ये देखो 20, ईच टाइम 20। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20 लग रही है, वो तो हम लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई। वो कह रहा है हमारे जो कंपोनेंट है वो 500, एट द रेट ऑफ 500 यूनिट्स पर मंथ। वो क्या बोल रहे हैं, पर मंथ। पर मंथ का मतलब है कि हमारी मंथ की डिमांड क्या है, 500। लेकिन हमारे फॉर्मूला में क्या चीज है, क्या क्या हमारे फॉर्मूला में मंथ की डिमांड दी हुई है? हमारा फॉर्मूला है एनुअल डिमांड पे, ईओ क्यू निकलती है एनुअल डिमांड की बेस पे। तो आपको अगर यहाँ पर मंथ दिया हुआ है तो आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है एनुअल डिमांड निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ सिर्फ 500 नहीं लिखना, बल्कि 500 मल्टीप्लाई 12 लिखना है, क्योंकि आपको एनुअल डिमांड देखनी है। एक तो ये कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, या पेपर मतलब जब सवाल कर रहे होते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि मंथली डिमांड की नहीं वो बात कर रहा है, वो एनुअल डिमांड की बात कर रहा है। तो उस लिहाज से तो ये हो गया डिवाइडेड बाय। अब वो सिंपल नीचे कह रहा है कि जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है वो 20% ऑफ परचेज प्राइस है। परचेज कॉस्ट आपकी क्या 1.2 पर यूनिट है, तो होल्डिंग कॉस्ट निकाल लो। $1.2 का 20%, $1.2 का 20% आएगा 0.24। 0.24 आएगा। 0.24 को आप यहाँ पे लिख लो, कैलकुलेट, अब कैलकुलेट करो। आप कैलकुलेट करो क्या आंसर आ रहा है। अब कैलकुलेट करो क्या आंसर आ रहा है। 1000 आंसर आ रहा है, 1000 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये है कि आप 1000 यूनिट्स बेचोगे, आप 1000 यूनिट्स बेचोगे, तो उस 1000 यूनिट्स बेचने पे आपका ईओक्यू वाला लेवल अचीव होगा, जिसपे आपकी परचेज, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होगी, मतलब वो सबसे ज्यादा बेस्ट लेवल है। तो इसके अंदर, सवाल के अंदर ज्यादा ये तो कंफ्यूजन जो पॉइंट डाल रहा था वो ये है कि आपको जो पर मंथ है एनुअल डिमांड लिखनी है, मंथली डिमांड नहीं लिखनी। बाकी ये जो होल्डिंग कॉस्ट दी होगी एक मुख्तलिफ ट्रिक्स में दी हो सकती है, जैसे यहाँ बोल रहे 20% ऑफ परचेज प्राइस, कभी 20% ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो। तो जिस तरह भी बोलेगा उस लिहाज से हम करेंगे। जो है ना, होल्डिंग कॉस्ट यूज हो रही है मिशाल, ये होती है पर यूनिट। और जो ये 20 है ये पर ऑर्डर होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, या ये आपको फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपने यूज करनी है वो पर यूनिट नहीं करनी, वो तो पूरा यूनिट्स आ रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर करनी, कि एक ऑर्डर के बदले कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट करनी है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट करनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर करनी है, कि एक ऑर्डर के बदले ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है। अब उस ऑर्डर के अंदर हो सकता है 1000 यूनिट्स हो, तो पर यूनिट में ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं देखना, पर ऑर्डर में देखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब इसमें इस सवाल में हमने एक चीज तो ये देख ली कि ईओक्यू एक ऐसा लेवल है जिस पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल आ जाएगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपको उस सवाल में ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट देता नहीं है, बल्कि आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। यानी इफ सवाल में ऑर्डरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट ना गिवन हो, तो इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, उन फॉर्मूलाज को हम पढ़ने लगे हैं। इससे पहले एक हमारी एक और कॉस्ट भी थी, परचेज कॉस्ट, उसका भी फॉर्मूला हम पढ़ लेंगे इसके साथ ही। परचेज कॉस्ट का भी फॉर्मूला, इन तीनों का हमने फॉर्मूला पढ़ना है, क्योंकि तीनों की कॉस्ट मिलकर टोटल मटेरियल की कॉस्ट बनती है। तो परचेज कॉस्ट वैसे ईओक्यू के फॉर्मूला में नहीं आता, लेकिन हम पढ़ लेते हैं परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल मटीरियल कॉस्ट। टोटल मटेरियल कॉस्ट में आपके पास वैसे तो 4 किस्म आती है, लेकिन चौथे किस्म की वो सिर्फ स्टॉक आउट कॉस्ट थी, उसका फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला 3 का ही है। एक परचेज कॉस्ट, एक होल्डिंग कॉस्ट, और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट की क्या फॉर्मूला है?
परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड यानी जितने यूनिट्स आपने बेचने हैं, एनुअल डिमांड जितने यूनिट आपने खरीदने, सॉरी, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई परचेज प्राइस पर यूनिट। ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा, ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा फॉर्मूला किसका, परचेज कॉस्ट का। यानी आपकी टोटल परचेज कॉस्ट इतनी ही होगी ना कि आपने कितने यूनिट्स आपने खरीदे हैं, यानी डिमांड के मुताबिक, एनुअल डिमांड के मुताबिक, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज प्राइस पर यूनिट से। अब होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में जा रहे हैं, एक मिनट रुको जरा। ऐसे जाए। अच्छा, अब हम जा रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट पे। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी जितनी क्वांटिटी आपने खरीदनी है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। यानी सिंपल क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब जितनी क्वांटिटी आपने मंगवानी है, ठीक है। लेकिन रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब जितनी क्वांटिटी आपने मंगवानी है, और ईओक्यू का मतलब भी, आरओक्यू का मतलब भी, ये रीऑर्डर क्वांटिटी को ना आरओक्यू भी बोलते हैं। आरओक्यू भी रीऑर्डर क्वांटिटी है, यानी कितना माल मंगवाना है, ईओक्यू भी क्वांटिटी है। लेकिन हर आरओक्यू ईओक्यू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आरओक्यू का मतलब है जितनी क्वांटिटी मंगवानी है, उसमें हम ये नहीं देखते कि यार इकोनॉमिक ऑर्डर है या नहीं है, मतलब जितनी भी क्वांटिटी मंगाई वो आरओक्यू है। लेकिन वो आरओक्यू जिस पे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को इक्वल रखते हो, वो आरओक्यू ईओक्यू बन जाता है। यानी आरओक्यू का मतलब जो आपने क्वांटिटी मंगवानी है, अगर आप इस तमीज से मंगवाओ माल कि जिसपे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम हो, तो वो उस आरओक्यू का मतलब ईओक्यू ही है। ठीक है, तो यहाँ पे है आरओक्यू दिया हुआ है, लेकिन अगर सवाल में आरओक्यू की जगह ईओक्यू दिया हो तो आप यहाँ पे ईओक्यू भी यूज कर सकते हो। अगर ईओक्यू दिया हो तो बात वही जो क्वांटिटी मंगवानी है, या सिंपल ऐसे लिखा हो सकता है जितनी क्वांटिटी हमने मंगवानी है उसको डिवाइड बाय 2 करो, मल्टीप्लाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट करो, आपका आंसर आ जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय रीऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये आपके पास आ जाएगी हमारे क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब ये इसके अंदर आपको सिर्फ तीनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ये तीनों फॉर्मूलाज क्यों याद रखने हैं? क्योंकि कभी कभार आपको ईओक्यू सवाल, होल्डिंग में बफर भी, बफर होता है बिल्कुल होता है, वो भी मैं कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। लेकिन वो पहले इसको कंप्लीट कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि बफर स्टॉक या वो मिनिमम स्टॉक का क्या करना है। अच्छा, अब देखो, ये वाली जो ये जितनी भी आपके पास तीनों फॉर्मूलाज है ना, ये आपने फॉर्मूला क्यों याद रखने हैं, ये मैं बताने लगूँ कि आएगी कहाँ पे। या तो डायरेक्टली वो तुमसे सवाल पूछ सकता है डायरेक्टली, या कभी कभार क्या होता है, वो तुमको बोलता है कि ये ईओक्यू निकालो, और ईओक्यू निकालने के लिए तुम्हारे पास इनमें से कोई एक चीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग कॉस्ट नहीं होती। अब ये होल्डिंग, तुमने तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट यूज करना है ना, तुमने टोटल होल्डिंग कॉस्ट थोड़ी यूज करनी है। लेकिन वो कभी कभार क्या करता है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट F2 लेवल पे या MA2 लेवल पे, कभी अगर उसका टेक्निकल सवाल देने का दिल है, तो वो तुमको टोटल होल्डिंग कॉस्ट देगा। अब तुमको टोटल होल्डिंग कॉस्ट नहीं यूज करनी, तुमको क्या यूज करना है, तुमको तो यहाँ पे यूज करना है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया होगा तो उस बेस पे तुमसे वो इस तरह पूछ सकता है। लेकिन वो ज्यादा नहीं पूछता। ज्यादा नहीं पूछता क्यों? क्योंकि स्टूडेंट, वो इसलिए नहीं पूछता क्योंकि आपको यहाँ पे जो ईओ क्यू यूज करना है वही तो आपने निकालना है ऊपर, वही तो निकालना है। तो वो कभी कभार क्या बोलेगा कि आपको बाकी सब कुछ दे देगा लेकिन होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट नहीं देगा। तो वो सिंपल पूछ सकता है कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये होल्डिंग कॉस्ट ही तो मांगी हुई है, तो वो दी भी हुई है उसने। लेकिन जो उसने होल्डिंग कॉस्ट दी होती है वो टोटल दी होती है, और मांग हो रहा होता है पर यूनिट। तो ये फॉर्मूले के अंदर बड़े ध्यान से इस चीज को समझना कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टोटल होल्डिंग कॉस्ट के फॉर्मूला के अंदर आता है। इसी तरह सेम ऑर्डरिंग कॉस्ट का हो सकता है, वो आपने बोले कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बताओ, और पूरे साल की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने आपको दी है, तो स्टूडेंट को लगता है यार ऑर्डरिंग कॉस्ट तो दी हुई है उसने, तो ये क्यों मांग रहा है, तो पर यूनिट में मांग रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला को फिर रीअरेंज करके इसका आंसर निकालना होता है। अच्छा, यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी,
जो भी वैल्यूज आती हैं उनको ऐड अप करके जो आंसर आता है, एक्चुअली जो यहाँ पे आंसर आता है वो टोटल मटेरियल की कॉस्ट होती है, टोटल मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि टोटल मटेरियल कॉस्ट में यही तीन आते हैं। अब एक यहाँ पे सवाल बनता है कि मैंने शुरू में जब थियोरेटिकली पढ़ाया था पहले लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि स्टॉक आउट कॉस्ट भी होती है। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा था वो स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं है, पैसा नहीं लग रहा, उसमें बेसिकली लॉस हो रहा है कि आपका माल कम हो गया तो प्रॉफिट में लॉस, प्रॉफिट नहीं हो रहा आपका सेल्स का लॉस हो गया, गुडविल आपका नाम खराब हो गया। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूलाज इन तीनों के ही हैं, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट इन्हीं तीनों को मिला के बनती है। अब ये जो इसमें हमने तीन फॉर्मूलाज पढ़े, तीन फॉर्मूलाज में परचेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा इसी तरह रहता है, उसमें कोई इशू नहीं आता। चाहे वेदर, यहां मैं लिख रहा हूं, वेदर यू मेंटेन मिनिमम स्टॉक और नॉट, आप चाहे मिनिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक का मतलब होता है बफर स्टॉक, और बफर स्टॉक को आप सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हो, सेफ्टी स्टॉक। चाहे आपका बिजनेस सेफ्टी, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं वो सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते, कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने सेफ्टी स्टॉक रखना है, मतलब उतना माल आपके पास हमेशा पड़ा होना चाहिए, उतना माल आपके पास हमेशा पड़ा होना चाहिए। तो अगर आप क्या कहते हैं मिनिमम स्टॉक मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपके परचेज कॉस्ट और आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट इन पे कोई फर्क नहीं जाएगा। लेकिन ये जो होल्डिंग कॉस्ट है इस पे फर्क जाएगा। यानी अगर आपके बिजनेस में, अगर आपके बिजनेस में ये चीज मेंटेन हो रही है, इफ यस, अगर ये चीज मेंटेन हो रही है, तो फिर आपके होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टू, और यहां पे आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय टू करके प्लस मिनिमम स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक भी बोल सकते हो, सेफ्टी स्टॉक भी बोल सकते हो, बफर स्टॉक भी बोल सकते हो। बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक ये होता है कि वो स्टॉक जो मिनिमम बिजनेस के पास होना चाहिए, और कुछ बिजनेस ताकि स्टॉक आउट ना हो, माल खत्म ना हो, तो अपने पास मिनिमम रखते हैं, और अकलमंदी इसी में ही है। उसको मल्टीप्लाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से कर दो। लेकिन ये तब होगा अगर वो सवाल में बोले, अगर वो सवाल में बोले, क्योंकि ना पहले मैं जब करवाता था तो पहले मैं डायरेक्टली ना सेफ्टी स्टॉक के साथ ही फॉर्मूला करवा देता था, यानी मिनिमम स्टॉक के साथ ही, यहाँ सेफ्टी स्टॉक भी आ सकता है, बफर स्टॉक भी आ सकता है, तो मैं डायरेक्टली करवा देता था। अब स्टूडेंट्स का इशू क्या बना इस चीज में, स्टूडेंट्स को लगता था कि यही फॉर्मूला है। अब सवाल में कभी कभार ना वो पूछ लेता था कि व्हाट इज द फॉर्मूला, या करेक्ट द टिक द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ होल्डिंग कॉस्ट इफ कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग द बफर स्टॉक। अगर कंपनी का बफर स्टॉक है ही नहीं या कंपनी मेंटेन ही नहीं करती, उस केस में आपको मिनिमम स्टॉक को ऐड नहीं करना, क्योंकि उस केस में मिनिमम स्टॉक है ही नहीं। उस केस में सिंपल ये सादा वाला फॉर्मूला है, सादा वाला मतलब कि जिसमें सॉफ्ट सेफ्टी स्टॉक नहीं है। अगर सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक एक बिजनेस मेंटेन कर रहा है, तो फिर वो मिनिमम स्टॉक को यहाँ पे, या सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक को यहाँ पे ऐड करेगा। उस लिहाज से होल्डिंग कॉस्ट आएगी। बाकी परचेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे मिनिमम स्टॉक है या नहीं है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, पूछ लो। फॉर्मूला बस सिंपल सीधे सीधे फॉर्मूलाज हैं, इनको याद करना है, और मतलब क्वेश्चंस आएंगे तो हम ऑब्वियसली इनको खुद भी करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। एक मिनट क्लियर है तो एक मिनट को बता दो। अगर क्लियर है तो एक मिनट को बता दो। हाँ, मिशाल ने पूछा कि आपने रीऑर्डर क्वांटिटी पे ऐसे क्यों बोला कि ईओक्यू भी यही है, ये क्यों बोला कि ईओक्यू भी यूज कर सकते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी की? एक्चुअल में अगर मैं ईओक्यू के डेफिनेशन पे जाऊं ना, अगर मैं ईओक्यू कहाँ पे करवाया था मैंने, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ मैं ईओक्यू की एक और डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सच रीऑर्डर क्वांटिटी वेयर होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको बोलते हैं ईओक्यू। अब एक्चुअल में ईओक्यू का मतलब है जितना माल मंगवाना, जितना माल मंगवाना है। लेकिन ईओक्यू इस चीज की तमीज करता है, यानी वो इस चीज पे पहले फोकस करता है कि भाई माल उतना मंगवाना है जिसमें मटेरियल कॉस्ट भी कम से कम लगे, और वो तभी पॉसिबल है जब होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट के इक्वल है। तो ईओक्यू का मतलब है कितना माल मंगवाना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आरओक्यू का मतलब भी यही है, रीऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन ऐसा आरओक्यू जिसपे हम इस चीज की तमीज करें, यानी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को इक्वल रखें, उस आरओक्यू को ही ईओक्यू कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसी सवाल में आरओक्यू ना दिया हो, यानी रीऑर्डर क्वांटिटी ना दिया हो, तो ईओक्यू भी रीऑर्डर क्वांटिटी ही है।
लेकिन वो क्वांटिटी जिस पे बेस्ट सोल्यूशन वो दे रहा है कि यार ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल होगी और बिजनेस की कॉस्ट कम से कम लगेगी। तो क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी मंगवानी दोनों का मतलब सेम है, बस रीऑर्डर क्वांटिटी जितनी मर्जी, जैसे मैं कहूँ 500 मंगवा लो, 600 मंगवा लो, मैं ये नहीं देख रहा कि किस पे मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है कम लग रही है। मैं ये नहीं देख रहा कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल आ रही है, नहीं। मैं कह रहा हूँ 500 मंगवा लो रीऑर्डर क्वांटिटी, 600 मंगवा लो रीऑर्डर। लेकिन ईओक्यू आगे बोलेगा नहीं यार 500 600 ना मंगवाओ, या 700 मंगवा लो, इस पे तुम्हारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ईओक्यू और आरओक्यू के सबका सेम है, बस आरओक्यू जितना मर्जी, इसमें कोई वो नहीं है, इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि कॉस्ट कम हो। ईओक्यू बस इस चीज के ख्याल के साथ बताता है कि इतना माल मंगवाओ। मतलब दोनों का यही है कितना माल मंगवाना है। तो आरओक्यू की जगह ईओक्यू यूज हो सकता है अगर सवाल में दिया हो। ठीक है। हाँ, एक अदर क्वेश्चन है भी इस तरह का, किट में मैंने इस तरह का क्वेश्चन देखा भी हुआ है। किट में था या किसी क्वेश्चन बैंक में, कि उसने आपको ना पहले ईओक्यू की कैलकुलेशन दी, फिर उसके बाद उसने कहा ये फॉर्मूला से या ये आंसर निकालो फॉर्मूला से। तो हम, अब स्टूडेंट्स को लगा कि यार ईओक्यू के लिए तो सब सब कुछ दिया हुआ है, ईओक्यू आ गया, आगे होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में आरओक्यू कहाँ से लाए। तो वो जब मैंने देखा तो मैंने बोला भाई आरओक्यू रीऑर्डर क्वांटिटी है, ईओक्यू भी रीऑर्डर क्वांटिटी ही है, लेकिन वो क्वांटिटी जिस पे आपकी कॉस्ट कम से कम हो रही है, तो ईओक्यू आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ईओक्यू यूज हो सकता, आरओक्यू की जगह ईओक्यू यूज हो सकता है। जी बिल्कुल, MA2 लेवल पे भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, F2 लेवल पे भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने सीखे फॉर्मूलाज। अब यहाँ पे हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, इस तरह की कोई बातें कर रहे थे, उन पे हम जाने लगे हैं, उस टॉपिक पे जाने लगे हैं। दो तीन चार फॉर्मूलाज हैं उसके भी, लेकिन उसको पहले समझते हैं, पहले पूरा प्रोसेस को समझते हैं। देखो, मैंने तुम लोगों को, मैं हर लेक्चर में F2 के हर लेक्चर में एक बात करता हूँ, ये जब हमने बेसिक लेवल ओरिएंटेशन क्लास की थी उसमें मैंने एक बात की थी कि F2 टोटली लॉजिकल हो गया है और टोटली थ्योरेटिकल। टोटली थ्योरेटिकल का मतलब ये नहीं 100%, लेकिन 50% थ्योरेटिकल भी एक चंगी अमाउंट है, क्या कहते हैं, वो होने की, लॉजिकल होने की। तो उसमें आपको फिर समझने पड़ेंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपने समझने हैं, ये बड़े क्लियर रहे कि समझने कि ये किस पॉइंट पे ये बात कर रहे हैं। मतलब अगर सिर्फ रटा होगा ना आपका और कैलकुलेशन की हद तक, मसला हो जाएगा, मसला हो जाएगा। और अगर पता होगा लॉजिक्स के साथ, तो अक्सर क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, जब हम करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज से। अच्छा, अब हम ये सीखने लगे हैं कि एक बिजनेस जो होता है ना, वो कभी भी जब माल मंगवाता है ना, तो ये नहीं करता कि बहुत ज्यादा माल मंगवा ले, यानी पता ही नहीं है कितना मंगवाना है, एक बिजनेस को पता ही ना चले भाई माल मैं मंगवाऊं कितना। यानी जब आप नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, नया नया कोई भी काम स्टार्ट करते हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप अक्सर चीजें गलत करते हो। तो क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी मैं इन्वेंटरी वाला कोई बिजनेस कर नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वेंटरी वाला बिजनेस कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रही है मैं कितना माल मंगवाऊं, मैक्सिमम कितना माल मंगवाऊं। अच्छा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मिनिमम मेरे पास कितना माल पड़ा हो, कौन सी चीजों को, कौन से फैक्टर को मैं देख के अंदाजा लगाऊं कि यार मेरे पास मैक्सिमम इतना माल होना चाहिए, मिनिमम इतना माल होना चाहिए। और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि कब जाके, यानी कितना माल मेरे पास रह जाए, उसके बाद जाके मैं अपना माल ऑर्डर करूं, नया माल दोबारा से ऑर्डर करूं। अब ये सारा जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम में यहाँ पे पढ़ाने लगा हूं कि बिजनेस के अंदर ना स्टॉक लेवल्स जो होते हैं, स्टॉक लेवल्स, कितना माल रखना है, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, कितना मिनिमम, कब जाके मंगवाना है, वो आप कितना मंगवाना है, ये सारा का सारा आपको स्टॉक लेवल जो अभी हम स्टार्ट करने लगे फॉर्मूलाज के थ्रू पता चलेगा। अब एज्यूम करो आपके पास ना अपने ना मैक्सिमम लेवल, अभी आपको पता नहीं मैक्सिमम लेवल हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें डायग्राम से बता रहा हूँ। ये आपको एज्यूम करो मैक्सिमम लेवल है, ये आपका मैक्सिमम लेवल है जो आपका माल आपके पास पड़ा हुआ है। अब ये ऑब्वियसली जब माल यूज होगा, इन्वेंटरी यूज होगी, तो ये अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता करके कम होगी, यानी नीचे की तरफ आएगा माल। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब माल कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है, तो हम इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि जीरो हो जाए फिर माल ऑर्डर करेंगे, क्योंकि जीरो होने के बाद जब आप माल ऑर्डर करोगे तो आते हुए हफ्ता लगेगा, तो उस हफ्ते में प्रोडक्शन कहाँ से करोगे। तो आपको थोड़ा पहले से ही ऑर्डर करना है, आपको थोड़ा पहले से ऑर्डर करना है। मे बी आप इस पॉइंट पे जाके ऑर्डर कर रहे हो, मे बी आप इस पॉइंट पे जाके ऑर्डर कर रहे हो, इस पॉइंट को बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब ये होता है, रीऑर्डर लेवल का मतलब ये होता है
कि ऐसा लेवल जहां जाके आपको अगला ऑर्डर प्लेस कर देना है। ये नहीं वेट करना जीरो तक चला जाए, ये मिनिमम लेवल तक चला जाए। अच्छा, उसके बाद ये लेवल आपका आया मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल जीरो नहीं होता, मिनिमम लेवल जीरो नहीं होता, अभी बताता हूँ। इससे मजीद नीचे जा सकता है, होगा माल, और ये है जीरो लेवल। अब यहाँ पे ग्राफिकली बताता हूँ कि होता क्या है। जब आपका माल यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब कम हो रहा है, ये यहाँ से नीचे कम हो रहा है, हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, अब इस लेवल तक पहुंच गए, रीऑर्डर लेवल तक पहुंच गए। मुझे साथ ही पता चल गया कि यार ये रीऑर्डर लेवल है। मैंने सप्लायर को कॉल की, मैंने कहा माल भिजवा दो। अब मजे की बात पता है क्या है? जब तक माल आएगा, मैं एक ऐसा फॉर्मूला, अभी हम वो उसी फॉर्मूला पे जाने लगे हैं जिसमें हम मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल की कैलकुलेशन करेंगे। ये हमें क्या बताएगा? ये बताएगा कि रीऑर्डर लेवल पे जब हम ऑर्डर करेंगे तो माल कम होता 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 ये नहीं कि जीरो तक जाएगा, बल्कि इस मिनिमम लेवल तक जाएगा। और जैसे ही ये मिनिमम लेवल आएगा, खुद ब खुद माल उतने दिनों तक आ चुका होगा, और वापस वापस ये माल जो है यानी मिनिमम लेवल से इंक्रीज होके अपने मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा यहां तक, यानी मजीद वापस बढ़ जाएगा। अब इससे नीचे नहीं आने देना। मिनिमम लेवल का मतलब ये नहीं है कि बस इसमें ये जब ऑर्डर दे दिया उसके बाद कुछ दिन है तो उस मिनिमम लेवल को यूज करना है, नहीं। मिनिमम लेवल का मतलब ये है कि इसको इतना माल संभाल के हर वक्त रखना है। इमरजेंसी का कुछ नहीं पता, आपको हो सकता है कभी कभार, पता क्या होता है, आपको कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है। अब माल आपने ऑर्डर कर दिया लेकिन अगला माल ऑर्डर करने में टाइम है। अब आपने आपने मिनिमम लेवल से जीरो का वेट करोगे यार, माल जब जब जीरो होगा माल उस दिन ऑर्डर आएगा। अगर जीरो के वेट में ऑर्डर लेने लग गए और दरम्यान में कोई इमरजेंसी हो गई, गए आप, आपकी गुडविल है, आप स्टॉक आउट हो जाना है। तो मिनिमम लेवल हर वक्त मेंटेन रहता है। बल्कि मिनिमम लेवल के वक्त जैसे मिनिमम लेवल आता है फौरन माल अपडेट हो जाता है, यानी माल आ जाता है। अब इतना प्योर और इतना खूबसूरत सिस्टम समझ कैसे आएगा, यानी प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, फॉर्मूलाज लगेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, और उस फॉर्मूला से देखेंगे अच्छा यार ये फॉर्मूला है, इसने बताया कि रीऑर्डर लेवल, फॉर एग्जांपल इसने बताया रीऑर्डर लेवल 500, हम एक फॉर्मूला सीखेंगे ना अभी रीऑर्डर लेवल का। फॉर एग्जांपल उस रीऑर्डर लेवल का आंसर आया 500। इस 500 का मतलब ये है कि जैसे ही तुम्हारे पास 500 यूनिट्स रह जाए, दोबारा ऑर्डर कर दो, फौरन ऑर्डर कर दो दोबारा। ताकि जब तक ये कम होता होता, यहाँ फॉर एग्जांपल मिनिमम लेवल 200 है, एज्यूम करो, जब तक ये 200 पे आए तुम्हारे पास दोबारा माल आ जाए और तुम फिर मैक्सिमम मैक्सिमम लेवल अज्यूम करो 1000 है, 1000 पे वापस पहुंचे, फिर दोबारा अगेन द प्रोसेस विल रिपीट। तुम्हारा माल यूज होगा, यूज होता होता कम होगा, अब तुम्हें फिर पता ये आ गया रीऑर्डर लेवल, यहाँ पे आ गया, ये आ गया रीऑर्डर लेवल 500 पे। तुमने फिर क्या किया, फौरन ऑर्डर दे दिया इस पॉइंट पे। अब ऑर्डर दिया जब तुमने इस पॉइंट पे, अब माल आते आते ये नहीं जीरो तक नहीं जाएगा, मिनिमम लेवल तक लेके जाना है, उससे नीचे नहीं लेके जाना। वो इमरजेंसी माल रखा हुआ है, बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक तभी उसको बोलते हैं। खैर ये भी यूज हुआ, और अगेन द प्रोसेस विल रिपीट। और अगेन क्या होगा, तुम्हारे मिनिमम लेवल तक आते आते दोबारा माल तुम्हारे पास आ चुका होगा, जीरो तक नहीं जाने देना, और फिर अगेन द प्रोसेस, फिर कम होगा, फिर ज्यादा। लेकिन इस साइकिल को, इस स्टॉक कंट्रोल लेवल को, इस स्टॉक स्टॉक लेवल से बेटर यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ स्टॉक कंट्रोल लेवल्स, इस सारे चीजों पे कंट्रोल रखने के लिए बड़ा ध्यान से मैनेजमेंट करना जरूरी है। पता होना चाहिए रीऑर्डर लेवल क्या है, पता होना चाहिए मैक्सिमम लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए आपका भाई बैठा हुआ है ना फॉर्मूला करवाने के लिए। तो फॉर्मूलाज हम कुछ यहाँ पे देखेंगे, हमें उससे अंदाजा होगा कि कौन से लेवल पे क्या चीज करनी है। इससे पहले भी मैंने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ाया हुआ है, इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैंने इतना डिटेल में और इस लेवल पे जाके नहीं पढ़ाया हुआ। क्यों? रीजन क्या थी कि पहले एग्जामिनर तुमसे पूछता था फॉर्मूलाज, सिंपल फॉर्मूलाज, तो मैं तुम्हें बताता था यार फॉर्मूला याद कर लो। लेकिन अब एग्जामिनर लॉजिक्स पे आ गया, तुम्हें लॉजिक्स पता होनी चाहिए। ये मैं फर्क बता रहा हूँ कि वो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल में क्या फर्क आया है F2 में, F2 में भी, M2 में भी। अच्छा, अब फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में हम आज हम एक फॉर्मूला करेंगे, बाकी हम कल करेंगे, बिकॉज इसके बाद मेरी F3 की क्लास है। रीऑर्डर लेवल, सबसे पहला फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, इसका कर रहे हैं रीऑर्डर लेवल का। कि बिजनेस को कैसे पता चलेगा, बिजनेस को कैसा कैसे पता चलेगा कि किस लेवल पे जाके रीऑर्डर करना है। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रख लो, रीऑर्डर क्वांटिटी भी एक वर्ड है जो अभी थोड़ी देर पहले ROQ पढ़ के आए हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल को मिक्स नहीं करना। मैं छत से छलांग मैं दिखा दे दूंगा अगर किसी ने मिक्स किया। रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी में जमीन आसमान का फर्क। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कितना माल मंगवाना है,
रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कितना माल मंगवाना है, और रीऑर्डर लेवल का मतलब है कब माल मंगवाना है। इसका रीऑर्डर लेवल का मतलब है कितने यूनिट्स रह जाएं तो अब दोबारा ऑर्डर कर दो। यानी 500 का मतलब ये नहीं है कि रीऑर्डर 500 कर रहे हैं, नहीं, वो रीऑर्डर क्वांटिटी है, हो सकता है 1000 ऑर्डर कर रहे हो सकता है। लेकिन रीऑर्डर लेवल वो लेवल जिस पे जाके आपको दोबारा से ऑर्डर करना है, ये उसकी बात हो रही है। रीऑर्डर लेवल वो लेवल, द लेवल ऑफ इन्वेंटरी where we have to reorder the inventory। हमें जिस लेवल पे जाके रीऑर्डर करनी है। अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेज, यानी एक बिजनेस की मैक्सिमम यूजेज कितनी है, मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम का मतलब होता है, लीड टाइम का मतलब भी यहाँ सुन लो, लीड टाइम का मतलब होता है टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग इट। टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग इट। यानी आज मैंने ऑर्डर दिया और 4 दिनों बाद बंदे ने बोला तुम्हें माल मिल जाएगा, तो ये 4 दिन मेरा क्या है, लीड टाइम। तो मैक्सिमम सवाल में, अच्छा सवाल में तुम्हें मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम लीड टाइम हमेशा दिया होगा। दोबारा सुन लो, सवाल में तुम्हें मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम लीड टाइम हमेशा दिया होगा। अज्यूम करो यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि वैसे तो सिंपल क्वेश्चन ही बनेगा, तुम्हारी मैक्सिमम यूजेज है 1000 यूनिट्स, मैक्सिमम यूजेज 1000 यूनिट्स, और मैक्सिमम लीड टाइम तुम्हारे ओनर, तुम्हारे जो सप्लायर, उसने कहा यार मिनिमम तुम्हारे 4 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 6 दिन लगेंगे, 6 डेज। तो सिंपल क्या करना, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, यानी 6000 यूनिट्स बने। 6000 यूनिट्स बने तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारे बिजनेस के पास 6000 यूनिट्स या 6000 केजीज रह जाएंगे ना, फौरन उस पे क्या करना, रीऑर्डर कर देना। फौरन उस पॉइंट पे, जैसे 6000 रह गए, तुमने देखा 6000 माल रह गया, 6000 किलो माल रह गया, दोबारा ऑर्डर कर दो। ये है रीऑर्डर लेवल। मुझे बताओ रीऑर्डर लेवल की सबको लॉजिक क्लियर हुई है? रीऑर्डर लेवल और स्टॉक कंट्रोल लेवल की, ये जो मैंने सारा एक पढ़ाया, इसकी लॉजिक क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, सब बता दो एक मरतबा, सब बता दो। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। हाँ यार, यहाँ पे हम लोग ना आज खत्म करें, कल इंशाल्लाह। आज थोड़ा इशू की वजह से क्लास जो है वो थोड़ी लेट हुई है, लेकिन मैंने मिस नहीं की ताकि कोई इशू ना बने। हाँ, कल हम इंशाल्लाह अपने क्लास टाइम पे करेंगे। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे टू आवर अदर लेवल्स। और ये फॉर्मूला से कल हमारा एंड हो जाएगा, चंद एक टॉपिक्स आ जाएंगे सिंपल, वो तो बेसिक लेवल है, वो हमने ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो वो होंगे इस मटेरियल के अंदर, उसके बाद फिर इंशाल्लाह एंडिंग होगी। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग वैसे बंद कर रहा हूँ।